चिल्ड्रन, चलिए आज बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक एक लेते हैं इसमें, थर्ड यूनिट में लॉज ऑफ मोशन में। और कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, उसमें एक तो है आपका राउंडिंग ए लेवल कर्व रॉड और बैंकिंग ऑफ रोड। जनरली आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, व्हेन यू टेक शार्प टर्न और यू टेक टर्न थ्रू अ व्हीकल, देन द स्पीड ऑफ द व्हीकल बिकम्स स्लो। जब आप टर्न लेते हैं लेवल रोड पर तो वहाँ अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, और अगर आप राउंडिंग लेवल रोड पर स्पीड ज़्यादा रखते हैं तो क्या करते हैं आप, इधर से क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं इस तरह से। देन यू आर थ्रोन आउटवर्ड डायरेक्शन, यू फॉल इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है, वाई द स्पीड इज लो एंड व्हाट हैपन्स व्हेन द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज स्लाइटली अप। हैव यू एवर ऑब्जर्व, स्पेशली इन हिल स्टेशन जब आप जाते हैं, वैसे यहाँ नॉर्मल भी जब टर्न होता है तो जैसे ही आप इधर से टर्न लेंगे तो ये रोड का ऊपर का हिस्सा बन जाएगा, और अगर इधर से टर्न ले रहे हैं ये वाला रोड का जो हिस्सा है, ये वाला एंड ऊपर उठा दिया जाता है। सो वाई द आउटर साइड और एज ऑफ द रोड इज रेज्ड अप एज कंपेयर टू इट्स इनर एज। ऐसा करने से क्या होता है, यू कैन टेक टर्न सेफली। तो आपको टर्न लेना है सर्कुलर पाथ पर, सेफली टर्न करना है, और कैसे टर्न करना है ये हमें समझना है। तो पहला टॉपिक इसमें हम ले रहे हैं राउंडिंग अ लेवल कर्व, राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड। अब देखिए क्या होता है राउंड, व्हेन ए व्हीकल गोज राउंड, a curved road, it needs some centripetal force. It needs centripetal force. जब भी कोई व्हीकल राउंड लेगा, यानी कि सर्कुलर पाथ पे घूमने की कोशिश करेगा, तो इसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि एनी बॉडी विच इज रिवॉल्विंग ऑन द सर्कुलर पाथ इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स नो बॉडी कैन कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। सो इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स विच विल बी प्रोवाइडेड। कहाँ से आएगा, which will be provided by force of static friction between tires and road। जो व्हीकल के टायर होते हैं, जो व्हील होता है उसमें और रोड के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वहां से मिलेगा। और कौन से वाला, ड्यू टू द टेंडेंसी of the vehicle to move along a straight line, अब जरा समझते हैं। देखिए क्या होगा, अगर हम ये कोई लेवल रोड बना देते हैं, ये कर्व रोड बनाए, लेवल रोड बना, देखिए बिल्कुल प्लेन रोड बनाया आपने, इस तरह से इमेजिन कर रहे हैं प्लेन रोड है, और रोड ऐसे है, ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ये ऐसे मान लीजिए, इस तरह से आप टर्न ले रहे हैं यहाँ से, और बिल्कुल लेवल है, प्लेन रोड है। और ये जो प्लेन रोड है तो देखिए इसमें क्या करते हैं, एक व्हीकल बना लेते हैं, इसमें कोई एक व्हीकल आपने ये बना दिया इस तरह से, और ये व्हीकल बना दीजिए आप, एक व्हीकल हमने ये बना दिया, यहाँ से क्या किया आपने, इस तरह से एक व्हीकल हमने बना दिया। आप एक कोशिश कीजिए इसका ब्लॉक डायग्राम बनाने की, और यहाँ से ये टायर्स हैं, और यहाँ से ये टायर्स हैं, इस तरीके से ये टायर्स हो जाएंगे, और ये ऐसे ले सकते हो आप, ये ऐसे ले सकते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक ये व्हीकल है, और ये इसके टायर्स हैं, और ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। रोड ये है, देखिए ये इस तरह से रोड है, और यहाँ से व्हीकल आया, ये व्हीकल ऐसे घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो देखिए सेंट्रीपिटल दो तरह के इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे। एक फ्रिक्शन फोर्स तो ऐसे लगेगा जो टायर्स आगे जा रहे हैं, तो टायर्स का क्या करेंगे, अपोज करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन, वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। एक और फ्रिक्शन है, दो फ्रिक्शन काम करते हैं साइमल्टेनियसली। जब रोड के ऊपर ये जब टायर इस तरह से घूमने की कोशिश करेगा तो यहाँ से क्या टेंडेंसी रहेगी, टू मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन बाय वर्च्यू ऑफ विच फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
इसकी टेंडेंसी किसी भी व्हीकल की क्या होती है, टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हमने एग्जांपल देकर बताया था, जब किसी बॉल को आप मेटालिक बॉल को सर्कुलर पाथ पे व्हील करते हैं, आप एक एंड उसका रस्सी में होल्ड करते हैं, एक एंड बॉल में बांध दीजिए, उसको व्हील कराइए सर्कुलर पाथ पे और एक पॉइंट पे छोड़ दीजिए, विल इट कंटिन्यू टू move on the circular path? No, it will move along a straight line. So this experimental observation shows that the body has a tendency to move along a straight line. So जैसे ये body straight line का मतलब है जैसे आप टर्न लेते हैं तो आप पर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों ये जो फोर्स लगेगा इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन, इसके लिए ये जो फोर्स बनेगा, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब टायर्स ऐसे जा रहे हैं आगे तो टायर से सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, एंड सिंस द कार और द व्हीकल इज नॉट मूविंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट एज रेस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन, as respect to the center of the circular path, the vehicle is at rest because it is moving in the forward direction. बाहर को तो नहीं जा रहा है, जब बाहर को नहीं जा रहा है तो बाहर को किधर है, उसके रेस्पेक्ट में कैसा होगा, रेस्ट पर। तो जो फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की तरफ को लगेगा, the friction force toward the center of the circular path will provide the necessary centripetal force. That's why we have static friction. That's why static friction. तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट होगा जो सेंटर की तरफ को लगेगा। और कौन कौन से इस पे फोर्स काम करेंगे, mg will act vertically downward, reaction will be normal to the weight of the car, the following forces will act, the following forces will act on the vehicle। कौन कौन से फोर्सेज हैं, फर्स्ट इट्स वेट mg vertically downwards, second normal reaction R, and third frictional force capital F, towards the center of circular path। और सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना मान लिया आपने, r मान लिया। m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो अब यहाँ से बताइए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमें प्रोवाइड करना है, टेंडेंसी बाय वर्च्यू ऑफ द व्हीकल टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। और किससे मिलेगा ये, सेंट्रीपिटल फोर्स। बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r, where v is the velocity of the car on moving on the circular track of radius r, m is the mass of the vehicle, और कम से कम it should be less than equal to f। देखिए कहाँ से मिलेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स से मिलेगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है it should be equal to और greater than, किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, रिक्वायर्ड फोर्स। भाई अगर आपके व्हीकल के पास अवेलेबल कम है फोर्स और नीड ज़्यादा की है तो क्या करेगा, स्किड कर जाएगा इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सो दिस फोर्स F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, कम हो जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो उससे क्या करेगा, स्किड कर जाएगा व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने दोनों कंडीशन ले, इक्वल टू भी ले सकते थे, इक्वल टू भी ले सकते हैं, इसमें पूरी कंडीशन आ जाएंगी। और देखिए ये इक्वेशन 1 होगी, बट फ्रिक्शनल फोर्स को क्या पड़ गया आप, म्यू आर, वेयर, और म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एम जी, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ आ गया स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट पर है। डज नॉट मीन द कार इज एट रेस्ट, यस कार इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, कार इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा, अलोंग द रेडियस। अगर कार ऐसे घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर चाहिए, सेंटर की तरफ, और जब सेंटर की तरफ चाहिए तो कार बाहर की तरफ नहीं जा रही है। अभी हमने एक्सप्लेन किया है। तो म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। So mv²/r लेस देन इक्वल टू म्यू mg, m कैंसिल हो जाएगा, और v² इज लेस देन इक्वल टू म्यू rg, और v लेस देन इक्वल टू √म्यू r। दिस इज द कंडीशन फॉर टेकिंग राउंड ऑन सेफली ऑन द कर्व्ड रोड। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, सो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल to take turn safely का मतलब क्या हो जाएगा, v maximum is equal to √μ rg।
तो देखिए जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी ये होनी चाहिए म्यू आर जी। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी देन यू कैन नॉट मेंटेन द सर्कुलर पाथ, यू विल स्किड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी किस पर डिपेंड, मैक्सिमम इसलिए कहना है कि लेस देन इक्वल टू है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इक्वल टू या उससे कम हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी करने की आप कोशिश करेंगे तो आप सर्कुलर टर्न सेफली टर्न नहीं कर पाएंगे। इट मींस इट डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। Number 1, radius of the circular path, acceleration due to gravity which is 9.8, so directly depends on r। आर जितना ज़्यादा होगा, जितना आप बड़ा टर्न लेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत छोटे से टर्न पे लेना है, बहुत स्मॉल टर्न करना है, रेडियस बहुत कम है, तो आपकी स्पीड भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, स्पीड काफ़ी कम होनी चाहिए। और जब स्पीड कम होनी, अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, आर बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस इज दीज आर द पैरामीटर्स ऑन व्हिच दिस मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल मूविंग ऑन द राउंड कर्व्ड रोड डिपेंड्स। लेवल कर दो, लेवल का मतलब प्लेन रोड है, प्लेन रोड होता है। अब आपने कई बार देखा होगा, ये तो एक डेरिवेशन होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है। तो यानी कि जैसे रेनी सीजन होता है तो रेनी सीजन में आर की वैल्यू, म्यू की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, सड़क गीली हो जाती है, वेट हो जाती है। और जब रेनी सीजन होता है तो आपको स्पीड बहुत कम करनी पड़ती है। जैसे आप साइकिल से टर्न करते हैं तो बहुत स्लो स्पीड से जाना होता है, बाइक से टर्न कर रहे हैं तो बहुत स्लो स्पीड करनी पड़ती है। उसका रीजन क्या है, म्यू डिक्रीज करने से वीटी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। सो टू टेक द टर्न सेफली यू हैव टू जस्ट मेंटेन दिस इक्वेशन, बैलेंस ऑफ दिस इक्वेशन। The maximum velocity should not exceed under root mu r g, depends on mu, it depends on r, इन पर डिपेंड करेगा। अब देखो ये तो बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि जैसे ही रोड आएगी तो वहाँ आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, वहाँ आपको ज़्यादा टाइम लगेगा टर्न करने के लिए। इसका एक और तरीका हो सकता है, एक और मेथड हो सकता है। हम एग्जांपल देते हैं आपको। आपने कई बार टीवी पर वो देखा होगा, जो रेसिंग बाइक्स होती हैं, बाइक पर जब रेस लगाते हैं और वो बहुत जल्दी से कम ट्रैक पे टर्न करते हैं, और जब वो टर्न करते हैं तो आपने देखा है वो ऐसे टर्न नहीं करते हैं, वो अपनी साइकिल को, अपनी बाइक को क्या करते हैं, अंदर की तरफ बिल्कुल इंक्लाइन कर लेते हैं, ऐसे इंक्लाइन कर लेते हैं, और ऐसे इंक्लाइन करके वो टर्न करते हैं और तेजी से टर्न कर जाते हैं। ये कौन सा फिनोमिनन है, ये हमें समझाना है, ये हमें एक्सप्लेन करना है, और उसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब देखिए इससे आगे की बात बता रहे हैं। यहाँ तो आपके पास ऑप्शन हो गया, क्या हमें म्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तभी हम मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज हम मैक्सिमम वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम वेलोसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस आर है, आर बढ़ाने से उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। मैक्सिमम का मतलब होता है अगर एक गिवन आर है तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी है, उससे तेज लेके जाओगे गाड़ी को तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, उससे कम वेलोसिटी रह जाएगी तो टर्न सेफली मिलेंगे। इज द मीनिंग ऑफ द मैक्सिमम। नाउ वी टेक दैट banking of road. Next we come to again interesting phenomenon we always observe in our daily life. When we take a round on a curved road, then the outer edge of the road is slightly raised up in comparison to its inner edge, which is known as banking of road. Banking of roads. It is the phenomenon of raising outer edge of the vehicle, phenomenon of raising outer edge of the road as compared to its inner edge, as compared to its inner edge, and the angle through which it is raised up, that is called banking angle. It is called banking angle. What is banking angle? It is the angle made by the plane. Which plane? Of the road with origin, just like this, and this is angle. This angle is theta. Now this time it is the road. ये है road. पहली रोड प्लेन थी, अब रोड कैसे इंक्लाइंड है, और ये जो थीटा है, this theta is called angle of banking. This theta is called a banking angle or angle of banking, through which the road is raised up, outer edge of the road is up, so it becomes an inclined plane. ये inclined plane बन गया बच्चों। अब देखिए inclined plane बनने से क्या एडवांटेज मिलेगा आपको। टेक योर व्हीकल, चलिए अपना व्हीकल ले लीजिए। अब इस व्हीकल को हम पॉइंट मास मानते हैं। अब व्हीकल को क्या मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, पॉइंट मास है जूम कर लेते हैं, और जब पॉइंट मास है जूम कर लेते हैं, ये व्हीकल है और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। The weight of the vehicle will act vertically downwards, ठीक है। और कौन कौन से फोर्स लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन आर भी लगेगा, ये भी आपने समझ लिया है। इंक्लाइन प्लेन पे रिएक्शन कैसी होती है, नॉर्मल बना दीजिए परपेंडिकुलर, ये बन गई रिएक्शन आर, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली किधर लगेगा, अलोंग द रोड लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है।
जब रोड ऐसे घूम रही है इस तरह से है और जब इसके ऊपर से आप ऐसे घूम के आ रहे हैं तो आपकी जो कार की टेंडेंसी होगी वो इस वाले व्हील की और तो अंदर वाले व्हील की टू मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उस बाहर को स्किड करने से रोकने के लिए। अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, एफ हो गया। अब ये फोर्सेज काम करेंगे, देखिए अब ये फोर्सेज काम करेंगे। चलिए पहले यही को ले लेते हैं। तो लेटर m is the mass of the vehicle which takes round on which road of a road of radius r radius है इसका बच्चों। और इसके बाद the following forces will act on the vehicle, following forces will act on the vehicle। देखिए कौन कौन से फोर्सेज काम करेंगे। पहला फोर्स तो आपने ले लिया इट्स वेट। अब वेट में तो हम कुछ कर नहीं सकते, वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, पहली कंडीशन, ठीक है। सेकंड दूसरा फोर्स क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन आर, और रिएक्शन आर नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, ये जो प्लेन है इसके कैसा है, नॉर्मल। और तीसरा फोर्स कौन से वाला है हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स along the road inwards and inwards। ये फोर्सेज काम करेंगे, ये फोर्सेज है। अब हमें देखिए हमारी नीड क्या है, अवर नीड इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाएगा तो सेफली टर्न ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, आर रेडियस है, वी वेलोसिटी है। अब देखो यहां से इस आर को रिजॉल्व करो। देखिए अब ध्यान से समझना, वेक्टर की हम हेल्प ले रहे हैं। अगर हम आर को रिजॉल्व करेंगे तो देखिए आर के दो कंपोनेंट बनाते हैं। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना बचा, थीटा बचा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा हो गया, ये थीटा होगा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, ये एंगल थीटा होगा, ये फिर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये प्लेन पे कैसा बना, रिएक्शन परपेंडिकुलर है और ये हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल हमने थीटा निकाल लिया बाई ज्योमेट्री। और अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट बताओ कितना होगा, आर का कंपोनेंट किसके अलोंग, थीटा के अलोंग, आर कॉस थीटा। आर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, आर साइन थीटा। और ये कौन सा फोर्स था हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे। देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ है, इसके भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व करो। एफ का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट कौन सा आएगा, देखो ये एंगल थीटा है, फोर्स एफ है, एफ का थीटा के अलोंग कंपोनेंट कौन सा आएगा, कॉस थीटा। आर का थीटा के अलोंग आर कॉस थीटा, एफ का कंपोनेंट थीटा के अलोंग क्या आएगा, एफ कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा, एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा वाला, एफ साइन थीटा। तो देखिए एफ के दो कंपोनेंट हो गए यहाँ पर, एक एफ कॉस थीटा और दूसरा एफ साइन थीटा। अब ये बताइए आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा किधर हुए, आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा बोथ आर इन विच डायरेक्शन, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो दीज टू फोर्सेज, ये जो दो फोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज टू फोर्सेज विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और जैसे ही आपने आउटर एज को रीच किया तो अब इस आर का ही कंपोनेंट आपको मिला है, जो नॉर्मल रिएक्शन आर थी, पहले वाले केस में आर mg के इक्वल था, अब ये आर एक कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो दिस आर साइन थीटा विल हेल्प अस टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये इसमें रिजोल्यूशन समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा बच्चों, लेकिन बिल्कुल जिसको वेक्टर्स की नॉलेज है, रिजॉल्व करना आता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर वेक्टर ए है या वेक्टर आर है और ये एंगल थीटा है तो इसको कहते हैं आर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाता है, आर साइन थीटा। अगर नीचे वाला थीटा होता है तो ये कॉस और ये क्या हो जाएगा, साइन। तो आर का दो कंपोनेंट, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। थीटा ये है इस बार, एफ के दो कंपोनेंट, एफ में थीटा ये वाला है, तो एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। अब देखिए क्या वर्टिकल ऊपर नीचे कार मूव करती है, नहीं है, कार तो बिल्कुल ऐसे चलती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एक्सीलरेशन नहीं है। और अगर वर्टिकल एक्सीलरेशन नहीं है तो आर कॉस थीटा और ये दोनों ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बैलेंस, या इसमें से इसको माइनस करके क्या कर दें, जीरो कर दें। सिंस, अब सॉल्यूशन ले रहे हैं, सिंस देयर इज नो वर्टिकल एक्सीलरेशन, no vertical acceleration of the vehicle, तो बताइए कितना हो जाएगा, then r cos theta will be equal to f sin theta plus mg, और r cos theta, अच्छा f बताइए क्या होता है, बट व्हाट इज f, क्या पढ़ते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इनटू r, यही पढ़ा ना, दिस इज द लॉ, दिस इज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन था। अब यहाँ लिमिटिंग के बजाय कौन सा हो गया है,
ये काइनेटिक नहीं है बल्कि स्टैटिक है। स्टैटिक कौन से वाला है, हमने अभी बताया, पिछले वाले डेरिवेशन में बताया, जब हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू आउटवर्ड्स एंड सेंटर टू द सर्कुलर पाथ है। काइनेटिक का मतलब व्हीकल आगे जा रहा है, वो काइनेटिक नहीं हम ले रहे हैं, हम तो वो वाला ले रहे हैं जिससे कोई व्हीकल बाहर की तरफ स्किड नहीं होता है, वो वाला ले रहे हैं। तो म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और हम इसको लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए, माइनस म्यू आर, और ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम। या चलिए इसको ऐसे कर दीजिए, ये अगले स्टेप में ले लेंगे, इस वाली टर्म को इधर ले आओ, आर कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। सेट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या किया हमने, इन दोनों कंपोनेंट्स को, ये जो आपका एफ साइन थीटा था और ये एम जी था, इसको कौन बैलेंस करेगा, आर कॉस थीटा। तो ये वर्टिकल फोर्स ही दोनों बैलेंस हो गए, इसका मतलब हो गया व्हीकल ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। अब सेंटीपिटल फोर्स हमने कहां से बताया, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला ये दो कंपोनेंट्स हैं। तो बताइए नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या फॉर्मूला है सेंटीपिटल फोर्स का, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यही है ना सेंटीपिटल फोर्स। बताइए किसकी इक्वल हो जाएगा, यहां से इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए पहले, दैट इज एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। चलिए इक्वल ले लीजिए, हम इसमें यहाँ पर क्या नहीं मान रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं ले रहे, इक्वल टू मान लिया, मैक्सिमम आ जाएगी वैल्यू। अब एफ की वैल्यू फिर यहाँ से रखो, कितना आएगा म्यू आर, और जब म्यू आर लेंगे तो आर क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो बताइए कितना बचेगा यहाँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, सेकंड होगी। फिर क्या किया हमने, एफ की जगह क्या लिखा, म्यू आर, कौन से रूल से, बाय द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, म्यू आर कर दिया और आर कॉमन ले लिया, इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो बच्चों, हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो। चलिए देखिए ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पर आर म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, क्या लोगे यहाँ पर, आर क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये क्या आएगा एम जी। तो देखिए एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और इसे ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, कॉस थीटा कॉमन ले लो। अगर कॉस थीटा कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ म्यू बच जाएगा, और साइन थीटा कौन, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक, ये वाला क्या, कॉस थीटा लोगे तो यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ कॉस थीटा नहीं है तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, म्यू 1 माइनस म्यू साइन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस टेन थीटा, कॉस थीटा कट जाएगा, और ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और वी स्क्वायर आर जी अब मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे देन इट विल बी आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी where children, on a banked road, where theta is the angle of banking, it depends on this angle theta, it depends on r, it depends on theta, it depends on mu, तो this velocity depends on this theta, theta पर भी डिपेंड करता है। तो जितना आप थीटा बढ़ाते जाएंगे, अच्छा इसका एक स्पेशल केस लीजिए, चलिए लेट्स हैव अ स्पेशल केस, स्पेशल केस। अच्छा अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, मान लीजिए पहली बार तो हम केवल फ्रिक्शन पे डिपेंड थे, अब हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि फ्रिक्शन कम ज्यादा हो रहा है, आपके टायर्स स्मूथ हो गए हैं, घिस गए हैं टायर्स, तो फ्रिक्शन कम हो गया है, उसी स्पीड से जाओगे तो फिसल जाओगे, आपसे आगे वाला गया है वो टायर पे, वो फिसला नहीं, आप उतनी स्पीड में फिसल गए, आपने रोड वेट हो गई तब फिसल जाएंगे। तो हम फ्रिक्शन पर डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं, अगर फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर दें, फ्रिक्शन खत्म नहीं हो सकता, फ्रिक्शन को अगर इग्नोर कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, तो म्यू की वैल्यू क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हैं। तो बताइए क्या आएगा यहाँ से, v इज इक्वल टू कितना आएगा, देन v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा अपॉन 1, देखिए ये 0 हो जाएगा म्यू से, और यहाँ से कितना आ जाएगा, और v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये वेलोसिटी आ जाएगी। और देखिए इसमें वेलोसिटी सीधे किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, टेन थीटा पर, और थीटा बढ़ने से टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब जितना आप थीटा बढ़ाएंगे उतना ही आपकी वेलोसिटी, जो व्हीकल की वेलोसिटी है उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप फ्रिक्शन को इग्नोर भी कर देते हैं तो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है
अंडर रूट आर जी साइन थीटा, और जितना थीटा आप बढ़ाते जाएंगे, और इसको हम अगर ऐसे भी लिख लेते हैं जनरली, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, कंडीशन ये आती है। तो ये कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर दें, देन यू कैन टेक टर्न सेफली ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक रोड मीन्स जिसमें एंगल ऑफ बैंकिंग प्लेन का कितना है, रोड का कितना है, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज बैंक रोड, थीटा टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब जो रेसिंग बाइक का हमने एग्जांपल बताया, तो वो एग्जांपल क्या होता है, जब वो इस तरह से टर्न लेते हैं, एज फार एज द बाइक इज कंसर्न। चलिए कार है, कार में तो आपने रोड को इस तरह से उठा दिया, आपने आउटर एज ऊपर उठा दिया। बाइक पे भी कर सकते हो, अगर प्लेन रोड है तो बाइक पे क्या कर सकते हैं आप सीधे ना जाइए, अपने आप को अंदर की तरफ झुका लीजिए। आप साइकिल पे जा रहे हैं तो अपने आप को अंदर की तरफ झुका लीजिए, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप बैंक रोड पे चल रहे हैं, थीटा एंगल पर आपने झुका लिया अपने आप को। देखिए आप ऐसे नहीं चल के ऐसे चल रहे हैं, तो थीटा एंगल ही आ गया कि नहीं आपका, बैंकिंग रोड हो गया। तो इस तरीके से अपने आप को, जो रेसिंग बाइक्स वाले होते हैं, जब वो शार्प टर्न लेते हैं तो अपने आप को अंदर झुका लेते हैं और इस तरह से वो टर्न ले लेते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा झुका लिया अंदर की तरफ ज्यादा, तो जितना फोर्स चाहिए था ये कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा रिक्वायरमेंट से, और जब सेंटीपिटल फोर्स से कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा तो हम अंदर की तरफ गिर जाएंगे। इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा, जब वो अंदर की तरफ गिर जाते हैं तो फिसलते हुए बहुत दूर तक जाते हैं। तो उस केस में ये जो आर साइन थीटा एफ कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। तो यहाँ बैलेंस करना पड़ता है। डेप्थ वेल देखिए, मौत का कुआं सर्कस में देखते हैं, वहां कितनी तेजी से वो बाइक घुमाता है, यही कॉन्सेप्ट होगा, वो इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है। वेलोसिटी आर जी टेन थीटा लेता है, एंगल अपना इतना बना के रखता है, अगर उसमें एंगल ज्यादा है तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू रख दीजिए, उसकी रेडियस आपको पता है तो वेलोसिटी भी आपको उतनी रखनी पड़ेगी। अगर वो धीरे धीरे से घूमना शुरू करेगा तो वो अंदर की तरफ गिर जाएगा। ये अगर धीरे घूमेगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो mv स्क्वायर आर की वैल्यू भी कम होगी, और एंगल ज्यादा है, एंगल ज्यादा होने से इसका मतलब आपको सेंटीपिटल फोर्स से ज्यादा ये कंपोनेंट प्रोवाइड हो जाएंगे। दैट्स वाई उसको सेफली टर्न करने के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और देखिए कई बार हम यहाँ से फाइंड भी कर लेते हैं। अगर इसी डायग्राम को हम यहाँ से इस तरह से बना लें, सपोज ये हाइट कितनी मान लें, h हाइट मान लीजिए, और ये a पॉइंट है और ये b है और ये क्या है, c है। अगर इसी में हम टेन थीटा निकालना चाहें तो h अपॉन कितना आ जाएगा, ये ac आ जाएगा, ac। एंड सिंस दिस h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ द रोड, जो रोड उठाते हैं आप ऊपर, वो इतनी आपने उठा दी मान लीजिए, और रोड फ्यू मीटर विड्थ की है, तो इसका मतलब ये उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू कैसी है, बहुत स्मॉल है। तो ऐसे केस में अगर हम ये वैल्यू निकालना चाहें तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इस AC को किसके इक्वल मान सकते हैं, AB के इक्वल मान सकते हैं, या ये भी कर दीजिए। चलिए h अपॉन AC को हम निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और BC is very much small as compared to AC, so it is h upon AB, और ये वैल्यू आप आ सकते हैं, अगर इसको हम x मान लें, that is equal to h upon x, ये भी मान सकते हो आप, इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमने क्यों किया, BC is very much less than of AB, so BC can be neglected, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। हाइट तो होती है फ्यू सेंटीमीटर में, और रोड की विड्थ होती है किसमें, मीटर में, तो h को नेगलेक्ट करके इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अगर थीटा नहीं दिया हुआ है, हाइट पूछिए आपसे, थीटा दे करके तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, h और x के टर्म्स में भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक टॉपिक हो गया है कि किस तरह से आप राउंड लेते हैं किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर, सर्कुलर रोड पर, और काफी इसमें कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन सा कंपोनेंट आपको मिलेगा, ये अगर डायग्राम आपको समझ आ गया तो आसानी से इसको हम समझ सकते हैं बच्चों। इस तरह से कंप्लीट हो गया।